आपका। तो बताना चाहूंगा कि गगन सर हमारे जाने माने मैथ्स के फैकल्टी हैं, स्टार फैकल्टी हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के, जो बच्चों को सीबीएसई के ऑलमोस्ट 9, 10th, 11th, 12th की क्लासेस देते हैं और बहुत ज्यादा चर्चित नाम है। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो इनके बारे में आपको पता चलेगा। और अभी गगन सर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 10 सालों से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज इनके साथ रहने का ये नतीजा है कि हम दोनों ने मिल करके महामंथन को शुरू किया। और ये महामंथन कौन सा रूप लेने वाला है आपको नहीं पता है, बस आप सबका सपोर्ट जरूर चाहिए। आप सब इस सेशन को जरूर वॉच करिए और मेरी ये जरूर उम्मीद है कि एक एक सेशन आपको इतना मोटिवेट करेगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश जरूर करोगे। तो गगन सर, वंस अगेन वेलकम टू ऑल, वेलकम टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये जो सेशन के बारे में जो बात आपने करी है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ सबको। माय नेम इज गगनदीप शर्मा, आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर एंड आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम द लास्ट 15 years। सौरभ सर मेरे बहुत ही अच्छे पुराने मित्र हैं और इनके साथ मैंने बहुत अच्छे पल हमने गुजारे हैं। स्टडी मीट में हम दोनों फैकल्टी रहे हैं। देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है, सबसे पहले तो मैं ये भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में सकुशल होंगे इस कोरोना महामारी के अंदर। जैसे कि सर ने बताया कि आज जो टॉपिक हमारा है कि क्या इफेक्ट हुआ है टीचिंग इंडस्ट्री का इस कोरोना महामारी के अंदर। सो ये हमारा टॉपिक है जिसमें आज हम इस बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी एक पूरे काले साए की तरह पूरे विश्व में फैल गया है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा एक्टर क्यों ना हो, इस बीमारी से ग्रसित हुआ है, इस बीमारी को झेल रहा है। सो कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है इस महामारी के अंदर। और ये बीइंग अ मैथ्स टीचर मैं कहूंगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री भी इससे बहुत प्रभावित हुई है। देखिए, इनिशियली टाइम जब ये महामारी आई तो सौरभ सर, हम सीरियसली, हमें तो ऐसा लगा कि अब कैसे होगा, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, किस तरह से हम बच्चों को रीच कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्राइसिस क्रिएट्स क्रिएटिविटी, कि जो क्राइसिस आया है इससे क्रिएटिविटी बहुत बड़ी है हमारे अंदर, है ना। एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये भी कहा जाता है। सो धीरे धीरे हम लोगों ने इस चीज को सीखा कि ऑनलाइन टीचिंग की ताकत क्या है जी। आज ऑनलाइन टीचिंग गली गली में हर बच्चा आज की डेट में ऑनलाइन टीचिंग को कर रहा है और किस तरह हमने इस चीज को सीखा, है ना। और किस तरह से हम पीपीटीज हम पहले भी बनाते थे, अब उस पीपीटी का कितना अच्छा यूज हो रहा है और नए नए टूल्स आए मार्केट के अंदर, हमने उसके बारे में सीखा। माइक्रोफोन्स आज हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमने सीखा। तो आज काफी साइंस डेवलप हो गई और हमने ग्रेजुअली इस ऑनलाइन टीचिंग के अंदर हम रम गए। और आज वही बच्चा जो हमसे पढ़ रहा था पहले, आज वो उतना ही सेटिस्फाइड है जितना वो पहले सेटिस्फाइड था। सो मैं मानता हूं कि, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा यहाँ पे सौरभ सर, कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अभी भी। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन टीचिंग में काफी आजकल गैजेट्स आ गए हैं, अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे कमी नजर आती है सर कि हम बच्चों तक उतना रीच नहीं कर पाते, जैसे फेस टू फेस पहुंच पाते थे। हाँ, फेस टू फेस हम पहुंच नहीं पहले पाते थे। हम बच्चे को खड़ा करते थे, चल भाई ये सुना, चल भाई इसका आंसर बोर्ड पे दिखाओ। तो आज उस चीज की जरूर कमी है। अच्छा गगन सर, आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली। आपने सेशन जैसे हमने शुरू किया तो आपने स्टार्टिंग में बड़ी जबरदस्त बात बोली कि मतलब मैं भी इस चीज को सोच रहा था क्योंकि हम लोगों ने साथ में ही पढ़ाया इतने साल। 2019 तक हम में से किसी ने भी सोचा था कि हमें ऐसा माहौल देखना पड़ेगा और हमें अपनी टीचिंग को, जहां पर अपने सामने 50-50 बच्चा पढ़ाते थे, राइट, हमने कभी नहीं सोचा कि इतनी बड़ी पैंडेमिक की वजह से वी विल सफर विद दिस सिचुएशन और हम इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे वर्चुअल मोड पे। तो सर यहाँ पे मेरे दिमाग में इस वक्त ये भी क्वेश्चन आया गगन सर कि आपके जीवन के बारे में भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। आप इतने अच्छे फेमस टीचर हो मैथमेटिक्स के और मैंने भी आपके साथ पढ़ाया, तो मैंने भी देखा कि जो बच्चा मैथ्स में घबराता था, डरता था, वो गगन सर से पढ़ने के लिए वेट करता था कि गगन सर हमें मैथ्स पढ़ाए। तो सर आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा मोमेंट जरूर आया होगा जब आपने सोचा होगा कि मैथ्स अच्छी मैं पढ़ा सकता हूँ और मैं दुनिया को मैथ्स पढ़ाऊं। तो मैं जानना चाहूंगा इस महामंथन के माध्यम से कि गगन सर बताएं कि कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपने सोचा कि मैथ्स आप पढ़ाओगे, टीचर बनोगे आप मैथ्स के।
सर बहुत ही आपने जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा जीवन रहा है, मैं थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का, धार्मिक, मेरा परिवार एक जी जी धार्मिक परिवार में हुआ है शुरू से ही। मतलब भजन वजन हमारे यहाँ चलते रहते हैं जी। और भगवान के बारे में। तो पढ़ाई मैं आपको सीधे महामंथन के माध्यम से बताना, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मैं ओके। बहुत एक एवरेज स्टूडेंट रहा था। 9th तक मैं एवरेज रहा। हाँ सर। 10th में मेरे को एक ऐसे टीचर मिले जो मेरे परिवार के ही थे, मेरे फूफा जी थे। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें मैथ्स में बताई जो मुझे आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। ओके। तो हाँ, ऑटोमेटिकली मेरा जो मैथ्स के प्रति जो एक इंटरेस्ट था वो डेवलप होने लगा। 11th-12th में मुझे एक टीचर और मिले मेरे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मुकेश झा सर, जिन्होंने मेरे बहुत ही, मैं आज भी वो पढ़ाते हैं और मैं फेसबुक पे आजकल वो बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं मुझसे और मैं उनका जवाब देता हूँ। तो मुकेश झा सर। मुकेश झा, मुकेश तो झा। जहां पर भी मुकेश झा सर हो, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, गगन सर को सुन पा रहे हो, तो मैं आपको यहाँ से चरण स्पर्श बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ कि आपने गगन सर जैसा बच्चा बनाया। और आजकल मतलब बहुत जरूरी है कि हमारे जैसे टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करें, जैसे आपने गगन सर को मोटिवेट किया। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि हम भी अपने बच्चों को मैथ साइंस से प्रमोट करें, उनको मोटिवेट करें और आगे वो अच्छा कर पाए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के गगन सर जी। उसके बाद सर जब 11th-12th में आई गॉट 92 आउट ऑफ 100, तो ऑटोमेटिकली सर एक ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अंदर। तो मैथ्स मेरे चारों तरफ घूमने लगी। जब मैंने ग्रेजुएशन का स्ट्रीम भरा, मेरे को चाहिए थी कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स, तो मुझे बीकॉम ऑनर्स नहीं मिली क्योंकि परसेंटेज इतनी कट ऑफ नहीं थी उस टाइम पे, मतलब मेरा गया था। तो बट मेरे मैथ्स में नंबर अच्छे होने की वजह से मुझे वहां के कॉलेज वालों ने आप मेरे से कहा आप मैथ्स ऑनर्स ले लो, तो मैथ्स होगी, आपके मैथ्स में अच्छे हैं और आप मैथ्स आपका नंबर अच्छे, तो आप मैथ्स में अच्छा कर दो। तो हाँ, तो मुझे कुदरती कैसे भगवान ने मुझे टीचर ही बनाना होता है, तो उस दिशा में ले चले। तो मुझे मैथ्स ऑनर जब मिली तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गया बिकॉज फर्स्ट ईयर, और आप देखते हैं मैथ्स ऑनर नॉट अ टफ, इट्स नॉट अ इजी जॉब, मतलब बहुत टफ चीजें उसमें होती हैं। और मुझे कोई टीचर नहीं पढ़ाने का, मैं कैसे पढ़ूं। तो कहते हैं ना, फिर भगवान मेरे साथ हमेशा कदम कदम पर मेरे साथ रहे, हमेशा हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया। हमारे घर के पड़ोस में एक प्रोफेसर साहब रहने आए। उन प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर मीना, इंदौर के HOD रह चुके हैं। तो मैं पहले प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मेरे को क्या नाम है, कोई टीचर नहीं मिल रहा मैथ्स ऑनर्स के लिए। मैंने खुद भी पढ़ने की कोशिश करी, मैं नहीं पढ़ पाया बिकॉज बहुत मुश्किल मैथ्स ऑनर्स में हर एक व्यक्ति बिना टीचर की हेल्प से नहीं पढ़ सकता। राइट। हाँ, मैं तो उस टाइम पे नहीं पढ़ पाया था। तो मैंने कहा कि मैं तो छोड़ रहा हूँ भैया ये सब्जेक्ट। मैंने कहा अब तो बहुत प्रॉब्लम, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं पापा से मैंने कहा, कुदरती पापा टहलने गए तो देखा कि एक F200 हमारे सामने ब्लॉक है, वहां पर एक प्रोफेसर साहब रहने को है और बुजुर्ग रिटायर्ड। और मजे वाली बात देखो सौरभ सर, वो कृष्ण भक्त। अरे वाह। और हम भी कृष्ण भक्त और वो भी बहुत तगड़े कृष्ण भक्त। तो जैसे भगवान ने मिलाना होता है ना, तो हमें मिलाया उनसे। और जो उनका स्टाइल था पढ़ाने का, मैं कह रहा हूँ आज जो मेरे को हायर मैथ्स उन्होंने पढ़ाई है, ये सारी उनकी कृपा है, ये भगवान की, उन्होंने मुझे उससे मिलवाया। और आज मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया, उन्हीं की मदद से मैंने MSc मैथमेटिक्स भी किया और आज मैं पहुंचा हूँ इस मुकाम पे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और काफी अच्छा लगा सुन के सर, क्योंकि हम जितने भी महामंथन पे, आज तो बड़ा खुशी का मौका है कि आपसे हमारा सेशन शुरू हो रहा है और हम दोनों लोग फाउंडर्स भी हैं इस महामंथन के। और मतलब जब भी मुझे लगता है कि मैं किसी भी जब इससे टॉप एजुकेटर से बात करूंगा कि हम सबको आज हम अगर कुछ भी अच्छा कर पाए हैं, आज हम जिंदगी में अगर कुछ भी अच्छा कर पाए हैं, तो हमारे पीठ पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर रहा है। चाहे वो कोई ना कोई मोटिवेटर जरूर रहा है जिसने आज हमें इस मौके और इस मतलब उम्मीद तक हमें बनाया। तो गगन सर, मतलब मैथ्स के साथ साथ बचपन से मतलब चाइल्डहुड में कुछ हॉबीज भी रही होंगी आपकी? डेफिनेटली सर, बहुत, जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी हूँ और शायद कुछ लोगों को अच्छा भी लगता, बिकॉज देखो ऐसा है कि मैं जैसे बताया, मेरा परिवार में जन्म हुआ, मुझे थोड़ा डिवोशन ज्यादा मेरा प्रभु के प्रति था। ओके। तो ये आप भी जानते हैं जी। तो इसका क्रेडिट भी मैं अपनी दादी को दूंगा। ओके। तो मेरी जो दादी थी अब तो चली गई, अभी हो गया उनको काफी वर्ष हो गए।
तो उन्होंने मुझको एक ऐसा मतलब भगवान कृष्ण के प्रति जो एक अट्रैक्शन उन्होंने बढ़ाया कि वो हम जब सोते थे हमसे रात को उनके पास जाके, क्योंकि बच्चों का दादी से बड़ा अटैचमेंट होता है और उनके पास रात को सोए, उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बताना, उनके बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, तो डेफिनेटली एक अलग से इंटरेस्ट जाग उठा मेरा। बिल्कुल। वो हारमोनियम बजाती थी, मैं भी बजाता था, उन्होंने सिखाया, तो बस एक वही एक चल पड़ा मेरे अंदर। तो पहली हॉबी तो सर मेरी वो है कि वो आज भी है कि जो मैं प्रभु के लिए थोड़ा समय में जरूर निकाल लेता हूँ, मॉर्निंग का थोड़ा भजन निकाल लेता हूँ, थोड़ा गीता पाठ कर लेता हूँ। ये मेरा शुरू से एक नियम चला मेरा है। बिल्कुल सर, इस बात में मैं भी बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि आपके सामने जो शख्स बैठा है उसने भी मतलब ऊपर वाले को बहुत नजदीक से महसूस किया है कि जब जब भगवान ने थोड़ा सा भी डिफिकल्ट फेस दिखाया तो उन्होंने ही साथ दिया हमारा, उन्होंने ही साथ दिया। और आज भी जैसा आपने बताया कि 2 साल में इतना पैंडेमिक में हमने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन को बंद होते हुए देखा, हम नाम नहीं लेना चाहते, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ठप हो गए, हजारों लोग बिल्कुल आपको पता है कि नौकरी से बिल्कुल हाथ धो बैठे। और आज भी एक अच्छा टीचर, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमें भी दुख होता है कि आज वो इतने अच्छे टीचर्स भी अपनी नॉलेज को नहीं, एक तरह से अपने विजडम को नहीं पहुंचा पा रहे आगे। सही बात है डेफिनेटली सर, ये एक सत्य है सर, ये कटु सत्य है जो मेरे ख्याल से हमें मानना पड़ेगा कि आज इस कोरोना महामारी में बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है और अपनों को भी खो दिया, अपनों को भी बहुत खोया है, हमारे परिवार की बहुत, मुझे लगता है कि हाँ, हर फैमिली में बहुत लॉसेस हुए, हर फैमिली में लॉसेस हुए बहुत, सेकंड वेव में बहुत सारे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इस महामारी के अंदर हमें क्या इसी दुख में जीना होगा आगे भी, मैं मानता हूँ नहीं, हमें इस समय का बहुत सदुपयोग करना है। हमें इस समय को अपने आप को अपग्रेड करना, हमें ये देखना है कि हम इस समय को बेहतर बना सकते हैं या बदतर बनाना है, ये हमारे ऊपर है। हमें बेहतर बनाना है या बदतर बनाना है, ये हर जैसे सर आपकी बात में लूं, मैं आपसे बहुत ही इम्प्रेस रहता हूँ, मेरा परिवार भी आपको बहुत लाइक करता है, बिकॉज आप जानते हैं हमने आपके साथ बड़ी ट्रिप्स करी है तो वो सारी बातें याद आती हैं सर, जब हम शिमला भी गए थे, कई लोग गए, सब लोगों को पता है, तो डैडी से भी आप मिले और आपसे मैंने इतना सीखा है सर स्टडी मेट के अंदर कि मेहनत क्या होती है। आपसे मैंने बहुत सीखा है सर कि किस तरह आपने एक बायोलॉजी को कहां तक पहुंचाया सर। और मैं कई बार आपने मुझसे एक सवाल पूछे, मैं भी आपसे सर एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपके अंदर इतना विजडम है, इतना 11th-12th में आपने सारी चीजें आपको पता है, आपने डॉक्टर वाली लाइन क्यों नहीं चुनी सर? बिकॉज आपका इतना अच्छा विजडम था बायोलॉजी के प्रति, इतना अच्छा बीमारियों के बारे में भी काफी अच्छा जानते हैं, तो डॉक्टरी लाइन भी आपको चुन लेनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, बिकॉज कि आज आप बच्चों की जरूर हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में कई बार सवाल उठता है कि इतना बढ़िया इंसान जो इसको इतना अच्छा परमात्मा, बिल्कुल, तो वो डॉक्टर क्यों नहीं बनता है? आपने बिल्कुल दिल छू लेने वाला सवाल पूछ लिया है सर। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सर महामंथन एक ऐसा जरिया है सर जिसके थ्रू मुझे काफी खुशी है कि आज मैं अपने मन की बात भी दुनिया को बता सकता हूँ। तो बताना चाहूंगा कि सर जिंदगी में जब मैंने ऑलरेडी जब 9th-10th का एग्जाम, जब मैंने बोर्ड्स क्वालिफाई किया 10th के बाद, क्योंकि हमें स्ट्रीम लेनी होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बचपन से लेके क्लास 10th तक मुझे मेरे फादर ने पढ़ाया। और मेरे फादर का सपना था कि या तो उनका लड़का डॉक्टर बने और या तो लड़का उनका टीचर बने, क्योंकि माय फादर इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी। He's from a government degree college, so he is retired as a principal and he was the head of department in that. तो बचपन से उनका सपना था कि या तो मैं डॉक्टर बनूं या टीचर, क्योंकि टीचिंग तो मैंने उनकी देखी थी। और मेरे दिमाग में, जैसे आप जो झा सर का बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में जो मेरे मेंटोर हैं जिन्होंने मुझे सच में फील कराया कि एक्चुअल में टीचर क्या होता है, तो वो मेरे फादर हैं सर। तो मैंने जिस तरह से उनसे पढ़ा, इनफैक्ट उन्होंने, वो बायो के बंदे होने के नाते 10th तक मैथ्स उन्होंने मुझे पढ़ाई, और क्या जबरदस्त मैथ्स पढ़ाते थे कि जब मैं 11th में फर्स्ट टाइम ट्यूशन करने गया सर, तो मुझे वहां पे समझ में नहीं आ रहा था कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी थी फादर से पढ़ने की, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो 11th में जाकर के जब मैंने ट्यूशन लिया, तो मेरी नीट की, मतलब जो आज नीट है सर, तब उस पर सीपीएमटी होता था, हमारे 1999-2000 पहले सीपीएमटी होता था। तो मैंने मेडिकल की तैयारी शुरू करी सर, तो जोश तो बहुत हाई था कि मैं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा सर कि मेरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, बिकॉज अगर आप मेडिकल को क्रैक करना चाहते हो तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो।
डेफिनेटली 50% बायो है, लेकिन 45 क्वेश्चन, आधा परसेंटेज तो उसका भी रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मेरा केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट था वो वीक था सर। ओके। तो जब मैं एग्जाम देता था तो मेरा फिजिक्स अच्छा निकल जाता था, मेरा बायो अच्छा निकल जाता था, लेकिन केमिस्ट्री का जो मार्क्स आता था वो जैसे 50 क्वेश्चन था तो 50 में 28-30 नंबर ऐसे आ रहे थे। तो उसकी वजह से जो मेरिट डाउन हो रही थी, उस मेरिट डाउन होने की वजह से मेरा सीपीएमटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने सीबीएसई का एग्जाम होता था पीएमटी वो भी दिया, एम्स भी दिया, तो मेरे 2 साल 3 साल मतलब वो अटेम्प्ट देते देते निकल गए। तो फिर सर एक बार ऐसा दिमाग में आया कि हमारे ना मतलब डिग्री कॉलेज में ब्रह्मानंद, जब मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में था तो वहां पर क्या था कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता था, तो आपको सेमिनार देना होता था। तो वो सर एक दिन ऐसा बताना चाहूंगा, 14 अगस्त की बात है, 14 अगस्त की बात है। तो मेरे को प्रोफेसर ने बोला कि सौरभ, यू हैव टू गिव योर प्रेजेंटेशन ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग। तो अब थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक था बायो का, मुझे प्रेजेंटेशन देना था। अब सामने 50 बच्चे, लड़कियां लड़कियां सब बैठे हैं। अब मुझे एक टॉपिक दे दिया उन्होंने। तो सर मैंने रात भर अपनी पूरी तैयारी करी। मैं नेक्स्ट डे गया, प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, 3rd नंबर पे मेरा नंबर था, 3rd प्रेजेंटेशन मेरा था, और मैंने अपना सेमिनार प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। सर जब मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, जब सेशन खत्म हुआ, प्रोफेसर चले गए, तो वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, कहने लगे कि यार सौरभ, तुमने इतना अच्छा पढ़ाया कि हमारे प्रोफेसर भी नहीं पढ़ा पाते। तो वो सर एक ऐसा जो बात होता है ना, इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी बात होती है जो उसको ट्रिगर कर जाती है, हिट कर जाती है। तो मेरे दिमाग में एक बात है कि यार मैं 2 साल से 3 साल से मेडिकल के एग्जाम दे रहा हूँ, मेरी केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और बीडीएस पापा ने मना कर रखा था, बीएमएस, क्योंकि मेरिट डाउन होती तो बीडीएस मिलता, बीएमएस को पापा को नहीं था। मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो मैंने अच्छा दिया होगा, तभी तो अगले ने बोला करके। तो फिर वो ऐसा दिन था जब मैंने सोचा कि मैं टीचिंग में भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। सो आज आपने मेरे साथ पढ़ाया है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बहुत से बच्चे भी ये सेशन देख रहे होंगे, मेरे दोस्त भी देख रहे होंगे, मेरी फैमिली भी देख रही है सेशन, तो मैं बताना चाहूंगा कि आई एम प्राउडली सेइंग कि आज मैं टीचिंग में कुछ अच्छा कर पाया हूँ, और मैं बच्चों को अच्छी बायो पढ़ा सकता हूँ। और वो आज मुझे लगता है कि शायद मैं एक टीचर होने के नाते इस दुनिया में आया था। हर इंसान को भगवान ने एक उद्देश्य के लिए भेजा है, शायद मुझे एक टीचर के नाते उन्होंने भेजा सर दुनिया में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ सर। और जिस तरह आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको बहुत, आपके मेंटर रहे, और इसमें कोई शक नहीं है सर, जो पिता होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही सोचता है। अब मैं अपने पिता की बात करूं, मेरे फादर वाज इंडियन प्लेयर सर। He was an Indian player and he joined government department. And उनका शुरू से ही सपना रहा था मेरे लिए कि मेरा बेटा भी आईएएस बने जैसे मैं बना। तो मैं बन नहीं पाया बिकॉज कुछ कारण रहे सर, कुछ पर्सनल। टीचिंग जॉब से, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे ही मैंने मैथ्स ऑनर्स लिया, तो और मैंने मेरे ना कुछ छोटे भाई बहन, मतलब मेरी 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 सिस्टर जो अभी, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो और मेरा भाई, दोनों को मैंने पढ़ा, और दोनों को मैंने ही पास, मैंने ही क्या मेहनत उन्होंने करी, बट उनसे मुझे अच्छा फीडबैक मिला कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मतलब आप इसको इस लाइन में जाना। और यहाँ तक कि जो मुकेश झा सर की मैंने बात करी, ये तो तब से पढ़ा रहे थे जब से हम छोटे थे, इन्होंने अपने सेंटर पे हमें मौका दिया। ओके। और हाँ, इन्होंने कहा गगन एक काम करते हैं, मैं 11th-12th को मैं पढ़ाता हूँ, तू 9th-10th को पढ़ाने लग जा मेरे सेंटर। मैं तो उन्होंने फिर मुझे छोटा मोटा वो मुझे थोड़ा सा देते थे, पैसा देते थे मुझे फीस का, कुछ परसेंटेज मुझे रखते थे, तो मेरी पॉकेट मनी भी निकल जाती थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे 1500-2000 भी बहुत बड़ी बात है। तो 1500-2000 में हम कहते थे चलो ये अच्छा, हमने पॉकेट मनी हो गई। तो बहुत मेरे डैडी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जैसे मैंने बताया मुकेश सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी पढ़ाने की। तो जैसे जैसे फीडबैक आने लगे सर, जैसे आपको फीडबैक आया, आपने प्रेजेंटेशन दी, इसी तरह मुझे जो फीडबैक आने लगे बच्चों के लिए, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये तो डेफिनेटली मेरे अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है। और फिर मैंने अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 2006 में मैं फिर अब ट्यूशन से, सर ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते तो जिंदगी चलेगी नहीं सर, फिर अपना क्या करें, डैडी परेशान, तू क्या कर रहा है, डैडी मेरे खिलाफ थे, डैडी को टीचिंग प्रोफेशन ही अच्छा लगता था। ये आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो सुन रहे हैं तो उन्होंने क्या नाम है, कहीं ना कहीं वो मुझे आईएएस देखना चाहते हैं, लेकिन कोई कहते हैं सर जो बनना होता है वो बनना है। तो 2006 में बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मेरे डैडी थोड़ा सा उनको घुटने की प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा सा मैं 6 महीने बहुत परेशान रहा कि मैं क्या करूँ जिंदगी में, कि सिर्फ ट्यूशन पढ़ाता रह जाऊंगा क्या।
सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर रहेगा, मेरी जिंदगी का लाइफ क्या है आगे। तो मेरी बुआ जी जो आप जानते हैं अभी नहीं रही इस कोरोना पीरियड, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। उन्होंने वो मेरे पास आई कि गगन देख तेरी टीचिंग प्रोफेशन है, हाँ तेरे को वो अच्छा लगता है, चल मेरे साथ। मैंने बुआ जी कहाँ जाते जा रहे हो, कहते चल एमएटी में बीएड के फॉर्म निकले। मैंने कहा एमएटी में आपको कैसे पता, कहती मैंने देखा है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं चल पड़ा उनकी बात, और वहां पर फॉर्म भरा और इंटरव्यू होने लगा। वहां पे 200 बंदे थे सर, 200 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आए बीएड के एडमिशन को। बिलीव नहीं करेंगे, ये कहानी अगर शशांक सर सुन रहे हैं तो वो भी जानते हैं। तो उन 200 कैंडिडेट में मैं ही सिलेक्ट हुआ था। क्या बात है, एज अ बॉय, एक लड़का, बाकी लड़कियां थी। और हमारे बैच में ये कहानी बहुत फेमस हुई हमारे डिपार्टमेंट में। टोटल 60 लोग थे, 59 लड़कियां थी और मैं अकेला लड़का था। तो ये अगर सर सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस पे बहुत मजा आता था। तो मैंने तो काफी लोग इस बात में हंसी भी उड़ाते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं यार तू बड़ा लकी था, है ना, वो कहते हैं ना गोपियों के बीच में कहानियां बहुत होती। तो मैंने कहा सर कह सकते हो, लेकिन सच में मेरा एडमिशन तो बुआ जी ने करा दिया, बट मैं ठीक से कर नहीं पाया क्योंकि बीएड में आपको पता है कि 59 लड़कियां और मैं अकेला लड़का जिसकी शादी भी नहीं हुई। और वो जो लड़कियां थी उनमें से 90% मैरिड। क्या बात है, मतलब मैं कह सकता हूँ इस माध्यम से, मैं इस महामंथन में कहना चाहूंगा कि हमारे गगन सर का जो बीएड वाला काल था बहुत ही बढ़िया काल था, बहुत ही बढ़िया काल था, बहुत ही बढ़िया। मतलब लेकिन हाँ प्रभु ने कृपा करी और अच्छा जी, किसी तरीके से वो बीएड में ही हो गई। और कुछ लोगों ने मेरी हेल्प भी करी, बच्चों ने फाइल बनानी होती तो फाइल मैंने फिर किसी हेल्प से बना के हमने पूरी करी। टीचिंग मेरी बहुत अच्छी थी, टीचिंग वहां भी मैंने करी, वहां भी टीचर्स ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा करें। बस फिर इतना कॉन्फिडेंस जग गया सर। और फिर 2014 के अंदर स्टडी मेट में पढ़ाने का मौका मिला, आप जैसे लोगों का साथ मिला और टीचिंग कैसे बेहतर बन सकती है ये सीखने को मिला सर। हमारी हम सोचते थे टीचिंग यार मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब शशांक सर को पढ़ाते देखा, जब विनोद सर को पढ़ाते देखा, मैंने कहा यार ये भी तो टीचिंग होती है, तू कहाँ स्टैंड करता है यहाँ पे। तो फिर मुझे एक शशांक सर भी मेरे एक प्रोफेशनल मेंटर रहे, जो कि आज मैं कहना चाहूंगा आपको, उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया टीचिंग में। और हाँ, और आप लोगों को देखकर सर, आपको भी हम देखते थे, आप हमारे डिपार्टमेंट के नहीं थे बट हम आपको जरूर देखते थे, उसमें आपका भी स्टाइल देखा, विनोद सर का स्टाइल देखा, शशांक सर का स्टाइल देखा, हमारे दीपक सर का, तो सबसे कुछ ना कुछ मिला मुझे। जैसे त्रिवेदी सर बोलते कैसे, उनका बोलने का स्टाइल देखा, कैसे वो उनका कैसे दूसरे को किस तरह से बात की जाती है। बिल्कुल सर की, हाँ विनोद सर की हमने उनकी टीचिंग देखी, उनका कैसे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, शशांक सर, तो ये सारी चीजें मैंने सीखी। और आज हम जिस मुकाम पे हैं, जिस तरह हम बातें, मैं इतना बोल भी नहीं पाता सर, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत शाई नेचर का हूँ। मैं जो आपके सामने आज इंटरव्यू की टाइप दे रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बोलने में भी बड़ा सक्षम नहीं था उस टाइम। नहीं सर, इसी वजह से मेरे दिमाग में बहुत सालों से 2 सालों से सोच चल रही थी कि इनिशिएटिव में लेना चाह रहा था कि हमने इतने बड़े ग्रुप के साथ काम किया और इतने जबरदस्त, जो आपने बताया, एक से एक अच्छे लेजेंड्स टीचर्स थे। तो मैं उनकी सोच को, मैं उनकी मानसिकता को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ कि वो कितने अच्छे टीचर्स हैं। और अभी जो आपने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा था सर, कई बार जब मैं क्लास लेता हूँ तो बच्चे भी पूछते हैं कि सौरभ सर आप इतना अच्छा बायो पढ़ाते हो, आप इतना ये पढ़ाते हो बॉटनी जूलॉजी, आप डॉक्टरी में क्यों नहीं हो? तो मैं उनसे बोलता हूँ कि बेटा, मैंने कहा बेटा, मेरा एक ही आंसर होता है, मैंने कहा बेटा हम डॉक्टर बनाते हैं, मैंने कहा बेटा हम आईएएस पीसीएस बनाते हैं। और मैं एक बार बता दूं सर, इस माध्यम से, इस महामंथन के माध्यम से, कि इफ आई कंपेयर द इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड यूएस स्टैंडर्ड्स, अगर मैं दोनों पॉपुलेशन को देखूं, सर आप कभी भी नोटिस करना, यूएस में टीचिंग एक चॉइस है लोगों की सर। मैक्सिमम लोगों की टीचर, यहाँ पे बोलोगे भाई क्या बनना चाहते हो, लोग कहेंगे डॉक्टर, इंजीनियर। टीचिंग आपको बहुत कम सुनते हुए लोग कहेंगे कि हाँ टीचिंग की बनता है। लेकिन जब आप यूएस की पॉपुलेशन से बात करोगे, वहां पर टीचर्स का सर एक गुण है कि हमको टीचिंग में आना है, उनका एक चॉइस है टीचिंग में आना। तो वो भी एक डिफरेंस है कि इंडिया में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो वो ये ना सोचे कि हम एक मजबूरी की वजह से टीचिंग में, नो, टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन और सबसे डिफिकल्ट प्रोफेशन भी है सर। मुझे लगता है कि नॉलेज का होना और नॉलेज को बांटना वो बहुत डिफिकल्ट चीज है सर। लेकिन सर आज की डेट में ना हमारी सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, आज हमारे टीचर बहुत एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आपने देखा होगा
कि यूपी बिहार में ऐसी वीडियोस आई थी, उन टीचरों को स्कूल की स्पेलिंग नहीं पता। मतलब हम चाहते हैं कि हम सरकार क्वालिटी टीचिंग रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि केवल पेपर दे दिया, अगर आपने मान लो मैथ्स के 15 सवाल सही कर लिए आप टीचर बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ऐसा चाहता हूँ, अगर मान लो इस मंथन के माध्यम से अगर कोई सरकार का कोई व्यक्ति अगर इस चीज को सुन रहा है, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि टीचर चुनना भी एक कला होनी चाहिए, कि हमें टीचरों को सिर्फ पेपर के माध्यम से नहीं चुनना, उनको पढ़ाते कैसा है, उनकी क्वालिटी टीचिंग जरूर देखो। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं सर, जैसे मैं देखता हूँ ये सीईटी होता है, टीईटी होता है, तो ये जो एंट्रेंस गवर्नमेंट ले रही है, इससे क्या आपको लगता है? इससे नहीं, ठीक है, मतलब एक विजडम उसका पता है कि हाँ उसकी जीके अच्छी है, उसकी पेडागोजी अच्छी है, उसको मैथ के सवाल बनाने आते हैं। सर इसमें फर्क है। आपको बताऊं कि एक के पास बहुत सारी नॉलेज है, एक बच्चा बहुत अच्छा मैथ्स जानता है, लेकिन क्या वो उस मैथ्स को पढ़ा भी सकता है? That's the thing. That's हाँ, क्या वो पढ़ा भी सकता है? तो वो मिसिंग होता है कभी। क्योंकि मैंने 2 साल ना गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे काम भी किया था 2011 से लेकर 2013 तक। तो वहां मैंने देखा कि जब मैंने अपने साथ के कुलीगों को देखा, तो बहुत बुरा हाल है। मतलब कि उनको पढ़ाना तो पता नहीं क्या है, बच्चों की कॉपियां खुला लेते हैं, पढ़ो, वो आपस में बैठ के गपशप मार रहे हैं। विद ड्यू रिगार्ड्स, जो अगर गवर्नमेंट टीचर सुन रहा है, मैं उनको पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है सर। हमें इस चीज को बदलना होगा। हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में, अगर केजरीवाल जी इसको सुन रहे हैं तो उनसे भी कहूंगा, हमें क्वालिटी टीचर चाहिए जो हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ा सके। केवल एक पेपर क्लियर करने की वजह से आप टीचर बन जाएंगे, ये काफी नहीं है। राइट, क्योंकि बिल्कुल जो टीचिंग एज अ ट्रेड में, एज अ प्रोफेशन में जब मैं देखता हूँ, जो आपने एक बात पकड़ी, जो बहुत बारीकियां होती हैं, मतलब टीचिंग के वक्त जो हमारा पेशेंस होता है, क्योंकि मुझे लगता है टीचर के लिए पेशेंस का होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास में मतलब मैं जिस प्लेटफॉर्म पे सर काम कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ वहां पे हर तरीके का बच्चा है। एक बड़ा फोकस बच्चा आ रहा है, एक बड़ा नालायक बच्चा आ रहा है, एक बड़ा जबरदस्ती वाला बच्चा बैठाला गया है। तो मुझे लगता है कि टीचर का पेशेंस भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बारीकियां मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में जो भी जैसे गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, जो बंदा क्वालिफाई कर रहा है उसको सिखाना चाहिए, और जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करें। मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में, 5 सालों में क्वालिटी एजुकेशन को गवर्नमेंट और ज्यादा प्लान करें। एब्सोल्युटली, क्वालिटी एजुकेशन बहुत जरूरी है आज की डेट में। आप क्या करें, पेपर रखें, पेपर तो बहुत जरूरी है। आप कोई बच्चे उस टीचर को मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने आते नहीं आते, पता लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस टीचर का एक डेमो राउंड भी होना चाहिए। डेमो राउंड मतलब उसको फिर आप टीचर्स को बिठा के देखो, इसे आता तो है, चलो मैथ्स से इसे आती है, बट इसे पढ़ाना कितना। हाँ, मतलब 50-100 लोगों के बच्चों के सामने पढ़ाना, इसको देखें कैसे पढ़ा पा रहा है। हाँ, बच्चों को जैसे हम जब शशांक सर ने हमारा इंटरव्यू लिया था, हम बड़े ना घमंड में थे, हम बड़े ईगो में थे। मुझे तो बहुत लोगों ने वाह किया है, मेरे को तो बीएड के टीचर ने भी कहा तुम बहुत अच्छे हो, मेरे स्टूडेंट ने भी कहा। तो मैं बहुत ही घमंड से ना स्टडी मीट में इंटरव्यू देने गया। अच्छा। उसके बाद तो सर सिलेक्शन तो चलो हो गया मेरा परमात्मा के पास से। उसके बाद जब मैंने, सर जानते हैं गुड़गांव में अपना पार्क सेंटर, आप भी थे सर, तो आप भी थे वहां पे जब मिस्टर बॉब, जब हमारा वो टीचर, हमारी पहली मुलाकात गुड़गांव में हुई थी, पार्क सेंटर में हुई थी, जब आप आए थे वहां मीटिंग में। हाँ, तो वहां जब बात हुई कि हर डिपार्टमेंट से एक टीचर आएगा पढ़ाने, तो मैं बड़ा चौड़े सीने में, मुझे बड़ा अच्छा पढ़ाना आता है, मैं तो चलूँ आगे। मैंने कहा सर मैं पढ़ाऊंगा, तो सब मेरी तरफ देखने लगे। शांत ने कहा ठीक है पढ़ा लोगे? मैंने हाँ सर बिल्कुल पढ़ाऊंगा सर, आपने क्या बात है। तो क्या पढ़ाना है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट किया, और मुझे पता नहीं था शशांक सर का फेवरेट टॉपिक ही ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, तो फिर मैंने स्टार्ट किया और मैंने अपना जो भी देना था, और इतनी बाद में मुझे तो सुनने को मिला, मैं ही जानता हूँ, और आज उसी से मैं इतना इम्प्रूव हुआ हूँ पढ़ाने के अंदर। सो थैंक्स टू शशांक सर, और अगर सर सुन रहे हैं तो सर आपकी वजह से ही हम यहाँ तक हैं, और बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ। बिल्कुल। तो गगन सर, इसमें मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो मेरे मन में आ रहा है इस वक्त महामंथन में, कि मैंने भी सर अपने लाइफ में बहुत सारे मैथ्स टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा, मेरे भी मैथ्स के टीचर्स थे, बट मतलब आपकी मैथ्स जब आप पढ़ाते हो तो आपने पर्सनली कभी इस चीज को फील किया कि आप मैथ्स किस तरह से पढ़ा रहे हो कि बच्चा वो उसको अच्छा लग रहा है, और बाकी भी जैसे बहुत से टीचर्स मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चा बिल्कुल ऊब जाता है, बोर हो जाता है, कहता है मैथ्स छोड़ दूंगा मैं। तो ऐसा आपने ऐसा क्या फील किया कि आप ऐसा मैथ्स में क्या कर लेते हो तो सामने वाला नहीं कर पा रहा?
सर मैं मानता हूँ कि मैंने सीखा है एक चीज कि फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट, फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट, मतलब लेकिन हम पहले बच्चों से कनेक्ट करना चाहिए। कई कई टीचर कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, तो मैंने ये चीज समझी कि जब तक आप बच्चों से कनेक्ट नहीं होंगे आप उनको करेक्ट मत करो। मतलब हाँ, अब उल्टा क्या होता, क्या है, हम करेक्ट करने में लग जाते हैं। अच्छा, तो फिर बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते। बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर मम्मी डैडी होते हैं, अच्छा माँ क्या होती है, पहले कनेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध पीना है, पापा कहते हैं और गए दूध पी ले फटाफट, है ना, पी जल्दी। तो बच्चे के साथ पापा ने कनेक्ट किया ही नहीं, करेक्ट कर रहे हैं उसको। तो बच्चा थोड़ा सा वहां पे डर आ जाता है, वहां पे बच्चे डर जाता है, पापा डांट नहीं देंगे। हाँ, और मम्मी क्या करती है, मम्मी पहले दुलार करती है, प्यार करती है, पहले कनेक्ट करती है, अरे मेरा राजा बेटा आजा, इसमें बड़े होता है, इसमें वो विटामिन डी होता है, बहुत ताकतवर बन जाएगा तू। तो मम्मी ने क्या किया, कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद वो दूध मैंने पी। तो पापा ने क्या किया, कनेक्ट नहीं किया, करेक्ट किया। क्या बात है। पहले करेक्ट किया, और बच्चा फिर पिएगा नहीं दूध। बच्चा भी देख रहा होता है, अच्छा मैं तेरे भरोसे नहीं हूँ भैया, मैं माँ के भरोसे हूँ। तो कहीं ना कहीं तो मेरा एक ही फंडा है सर, इसी फंडे को मैं लेके आगे बढ़ाऊं कि फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट। ओके, हाँ, क्या बात है, फर्स्ट कनेक्ट देन, फर्स्ट कनेक्ट एंड देन करेक्ट। हाँ, काफी तो अच्छा। ये है। और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने बच्चों को समझाई कि हमारी जो पढ़ाई है वो, मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ कि भैया ये बताओ, ये जो पढ़ाई है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बोझ है? ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक बर्डन है आपको? तो बच्चे मेरी तरफ देखते हैं सर, अंदर से तो यही कहेंगे हाँ सर बर्डन है, हमारे तो बोझ है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होनी चाहिए। जैसे अभी हम एक छोटी सी, सर मैंने एक किताब में एक बात पढ़ रहा था कि एक लड़की, एक 14-15 साल की लड़की अपने छोटे भाई को अपने गोदी में उठा के पहाड़ चढ़ दी थी सर। और पहाड़ चढ़ते चढ़ते दूसरी तरफ से एक जवान लड़का बड़ी मोटी मोटी किताबें इंग्लिश की उठा के आ रहा था। तो बीच में दोनों की मुलाकात होती है सर। तो वो लड़की वो लड़की से बोलता है वो लड़का कि बहना, बेटी, बेटी बोल देता है, बेटी तू ये जो उठा रखा है, ये बोझ उठा रखा, इसको नीचे रख दे और थोड़ा रेस्ट कर दे। कि ये जो तूने उठा रखा है ना, इसको बोझ इसको नीचे रख दे। अच्छा। तो उस लड़की ने कहा कि भैया बोझ तो आपने उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। क्या बात है, क्या बात है, बोझ बहुत तो बढ़िया। आपने उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। तो हम पढ़ाई को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। तो जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सर, वहां पे क्या कहते हैं, सक्सेस मिलना 100% है। तो यही हम बच्चों को। इसी में सर मैं थोड़ा सा मैं भी अपना ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी, आपको पता है कि मैं इसी पे वर्क करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ आए जो कहते थे कि सर बायो बड़ा मतलब डेप्थ में है, हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है और इसमें मतलब डिफिकल्टी बहुत आती है बॉटनी में। तो सर मेरा भी एक ही उद्देश्य रहा है इतने सालों में कि देखो सिलेबस तो पूरे साल में पढ़ना है, वो सब तो हम करते रहेंगे, लेकिन जो हमारी पहली जो दूसरी और तीसरी और चौथी क्लास होती है सर, हमारा जो फर्स्ट मंथ की टीचिंग होता है, जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है हमारे बच्चों के साथ, उसमें मैं सिर्फ एक चीज पे काम करता हूँ सर कि बच्चे को पहले इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट में। आप बायो क्यों पढ़ रहे हो, राइट, उसका उस सब्जेक्ट की डायनेमिक्स क्या है, वो इंटरेस्ट पहले जनरेट हो जाए। जिस दिन बच्चे का वो इंटरेस्ट जनरेट हो गया, तो मुझे लगता है कि बायो ऐसा सब्जेक्ट है कि वो अपने आप इसको इतना अच्छा करेगा, इतना ज्यादा उसमें उसका मतलब पार्टिसिपेशन होगा कि वो बहुत अच्छा कर सकता है। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत आपने बात बोली, इंटरेस्ट होना बहुत। एक बार अगर टीचर उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट डेवलप करा दे, राइट, तो फिर सर फिर तो कोई बात ही नहीं सर, फिर तो उस बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं जैसे मैं भी अपनी केमिस्ट्री के बारे में आपको बता रहा था, अगर वो टीचर मुझे केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ा देते कि मेरे केमिस्ट्री में 28 से 30 की जगह 40-45 नंबर आते 50 में, तो शायद वो रैंक तो मेरी सीपीएमटी में भी आ सकती थी ना। तो वहां पर मेरा जो सर सोचना है कि वहां पर उस दिन को अगर मैं देखता हूँ, तो शायद वो टीचर मेरे पापा जैसा मुझे पढ़ा ही नहीं पाए, कि वो इंटरेस्ट मेरा डेवलप ही नहीं हुआ है। क्यों मैं बोलता रहा कि पापा आप ही मुझे मैथ्स पढ़ाओ, मैं किसी और से नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, मैं कनेक्ट बना चुका था उनके साथ, मुझे उनके तरीके पसंद थे पढ़ाने के। शायद जिनसे मैं केमिस्ट्री पढ़ने जाता था वो कनेक्ट ही नहीं बना पाए मेरे से, ना मैं उनकी केमिस्ट्री समझ पाया कि वो पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। तो ये चीज हो जाती है, मुझे लगता है टीचर का यहाँ पर रोल आता है। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज देखो ना, आप जिस प्लेटफॉर्म पे है अनअकैडमी, तो आज की होम पर है, वो यही तो चीज आजकल कर रहा है कि फेवरेट टीचर से पढ़ी है अपनी।
भाई सौरभ शुक्ला को जो बच्चे लाइक करते हैं वो आपके पास आ रहे हैं, किसी और टीचर को तो अनअकैडमी ने इसी चीज को आगे बढ़ाया और हमने किया। चलिए बाकी आई थिंक बहुत आपने जो चीजें बताई है बातें डेफिनेटली बहुत ही अच्छी हैं और हमें बस यही तय करना है आगे कि ये कोरोना महामारी के अंदर किस तरह हम टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं और हाँ जैसे आजकल जो टूल्स आ गए हैं वो तो है ही और किस तरह बच्चों तक रीच कर पाए। तो मेरे मन में एक ये भी बात थी सर कि पेरेंट्स का सुपरविजन होना भी बहुत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, हम पढ़ा तो रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे वहां से सुन रहे हैं, बट हमें नहीं पता लग रहा कि बच्चा सच में वहां पे लिख रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि कैमरा सब लोग ऑन नहीं करते, कुछ लोग ही कैमरा ऑन करते हैं। अचानक से बच्चे कुछ बहाना भी मार देते हैं कि सर कैमरा काम नहीं कर रहा, कैमरा काम नहीं कर रहा। तो कैमरा काम नहीं कर रहा। इस बैरियर को हटाने के लिए पेरेंट का सुपरविजन बहुत जरूरी है। हाँ, या तो कोई और तरीका कोई बता दे कि सर ये बैरियर ऐसे हट सकता है। बिल्कुल। और हाँ, और स्पेशली सर कौन से ग्रुप के बच्चे? बिल्कुल। तो सारे जो पेरेंट्स, हमारे रेस्पेक्टेड पेरेंट्स जो इस महामंथन को सुन रहे हैं, उन सबसे हम और गगन सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब जब आपका बच्चा चाहे स्कूल की क्लासेस ले रहा हो या किसी ट्यूशन टीचर की क्लासेस ले रहा हो, तो हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भले ही 1 घंटे की क्लास हो तो थोड़ा सा आप भले अपना कुछ पर्सनल काम वहां पे बैठ के काम करें, लेकिन बच्चों का सुपरविजन आपका बहुत होना जरूरी है। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं अगर उसने थोड़ा सा भी 5-10 मिनट का हमारे सब्जेक्ट में लैग अगर बना लिया, अगर वो गैप आ गया, तो फिर वो उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा उसकी परफॉर्मेंस के लिए। तो बिल्कुल सही बात बोली कि पेरेंट का सुपरविजन होना बहुत जरूरी है इस ऑनलाइन मोड में। तो गगन सर, इस सेशन को खत्म करने से पहले, हालांकि हमारे पास इतने अच्छे मतलब चीजें हैं, इतना अच्छा हमारे पास वो है कि हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, बट ये सेशन कभी एंड ही नहीं होगा सर, ये सेशन कभी एंड ही नहीं होने वाला। एंड दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस महामंथन। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब हमारा एक बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन चल रहा है, बट समय की भी व्यस्तता है, आपके भी हमारे लेक्चर्स हैं सुबह। तो मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि सर पूरे इंडिया में मतलब कुछ आप चेंज लाना चाहते हो एजुकेशन को लेकर के, कुछ दिमाग में कभी चला है आपके कि कुछ ऐसा कुछ चेंज आए? बिल्कुल सर, चेंज बिल्कुल मन में बहुत बातें हैं। सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन की जो मैंने बात करी कि हमारे बच्चों को, देश के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले और हमारी सरकार R&D में ज्यादा पैसा नहीं खर्चती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा जरूर खर्च होना चाहिए, टीचिंग पे पैसा खर्च होना चाहिए। हम आज धर्म के ऊपर लड़ते रहते हैं, ठीक है, धर्म भी जरूर कहते हैं ना, तो धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए। बिल्कुल, धर्म की राजनीति ना हो, राजनीति में धर्म हो। अब धर्म का मतलब यहाँ पर ड्यूटी से कि अगर कोई एक टीचर है, मान लो मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या मैं अपना कर्म पूरा अच्छे ढंग से कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह दे रहा हूँ, क्या एक डॉक्टर अपनी अच्छी ड्यूटी दे रहा है। अगर हम अपने धर्म को समझेंगे, हमारी ड्यूटी को समझेंगे, तो डेफिनेटली हमारी हर फील्ड ग्रो करेगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऑनेस्टी का होना बहुत जरूरी है। अमेरिका क्यों डेवलप है सर आज की डेट में? अमेरिका डेवलप इसीलिए है कि वहां का कोई भी प्रोफेशन है दिल से किया जाता है, वहां घपले नहीं है, वहां पे कोई गलत काम नहीं होते, है ना, घोटाले नहीं है सर वहां। हमारे यहाँ तो देखो सर, मतलब कि खून में बस चुका है घोटाला। लेकिन हमें इस चीज को दूर करना है, हमें हर व्यक्ति को अपनी समझ के अनुसार अपना जो उसे काम मिला है वो काम उसे करना है और उस काम में वो पूरे जी जान से करे, तो डेफिनेटली सर हर फील्ड, हर सेक्टर ग्रो करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो टीचर का हो। अब देखो सर, कई टीचर ऐसे भी होते हैं सर कि पढ़ा दिया, अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपको जानते ही हो सर स्टडी मीट का हाल, तो कैसे कैसे टीचर थे। खैर उनको जाना भी पड़ा, तो जिन्होंने दिल से काम किया, आपने, सबने, तो वो आज की डेट में वो उस रिस्पेक्ट के हकदार भी है। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जिन्होंने केवल सोने में जीवन बिता दिया, तो वो डेफिनेटली आज वो दे आर स्ट्रगलिंग। तो कहीं ना कहीं सर अपने ऊपर भी बात होती है। हम तो हर व्यक्ति को, सरकार एमएलए है तो एमएलए को अपना काम करना है ना, अगर कोई एक मंत्री है, एक मंत्री की ड्यूटी क्या है, उसको अपनी ड्यूटी करनी है, टीचर की ड्यूटी क्या है, उसको करनी है। बस अगर हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएगा तो हर फील्ड ऑफ इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप करेगी, इवन टीचिंग हो चाहे कुछ भी। गगन सर, ये सेशन हमारा ऐसा चल रहा है कि मन से पूछो तो खत्म करने का मन ही नहीं कर रहा है। और मतलब ये ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम ना मतलब ऐसी बातों पे डिस्कस करें। मुझे लगता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी रिस्पेक्टेड मिनिस्टर अगर हमारी बात सुन पा रहा है
तो हमारी और गगन सर की एक ये उम्मीद है आप लोगों से कि आप इंडियन टीचर्स को चुन चुन के लाएं, कुछ ऐसा जरिया बनाएं कि आपको बेस्ट टीचर्स मिले, जो मन से पढ़ाना चाहता है, जो बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहता है, उसको आप चुनें, उसको मौका दें, उसके लिए फंड रेडी करें, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं कि हम इंडिया को बेस्ट टीचर्स दे सकें। और बेस्ट टीचर्स आज भी बहुत सारे हैं, आज भी ऐसा नहीं टीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन सर रिसोर्सेज की लिमिटेशन है। क्वालिटी टीचर सर, क्वालिटी टीचर्स यहाँ पे टीचर के अलावा मेरे दिमाग में सर ये भी रहता है, हमेशा मैं सोचता रहता हूँ जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, मतलब कई बैचेस में ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, तब भी मुझे एक बात में ग्लानि ये होती है, मन में ये खराब लगता है कि आज हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो गाँवों में बैठे हैं सर, रूरल एरियाज में है, जहाँ पे नेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पे वाईफाई नहीं है सर, आज बेचारों की 2 साल से क्लासेस नहीं हो पाई बच्चों की, आज उनका कोर्स नहीं हो पाया सर, आज पिछले साल की उनका कोई सिलेबस तक नहीं हो पाया। तो उन बच्चों के लिए हम गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? हम सिर्फ एग्जाम को पोस्टपोन करके, कैंसिल करके, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। आप सोचो कि बच्चे ने 2 साल वेस्ट किए हैं, हम उनके लिए क्या कर पाए? तो इस महामंथन के माध्यम से जो भी हमारे लेजेंडरी टीचर्स जुड़ेंगे, तो हम सब कुछ ना कुछ मिल करके ऐसा सोल्यूशन जरूर निकाल के दिखाएंगे कि हम अपनी फ्री टाइम में भले 1 घंटा 2 घंटा कुछ ना कुछ जिंदगी का दें, लेकिन हम उन नीडी बच्चों के लिए भी कुछ कर पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि उन बच्चों का क्या, चलो हमने जो शहर में बच्चे रह रहे हैं रूरल एरिया, डेफिनेटली सर, अर्बन एरिया में, वी आर टीचिंग टू दोज स्टूडेंट्स जिनके पास फैसिलिटीज हैं, जिनके पास नहीं है उनका क्या होगा सर? उनका क्या होगा, वो कहाँ जा रहा है? तो ये सरकार को डेफिनेटली सोचना होगा। और इसके अंदर भी सर हम अपने मंथन में हम कुछ ऐसे सुझाव निकालें कि इन बच्चों को फ्री ऑफ कोचिंग कैसे हम प्लेटफॉर्म हम दे पाए, क्योंकि सर कईयों के पास फोन नहीं है। आज मेरी वाइफ में गवर्नमेंट स्कूल में है वो, तो उनकी क्लास का टाइमिंग होता है सुबह 10 से 11। अच्छा, अब वो गरीब परिवार है, अब उनके पास एक ही फोन है सर, वो फोन डैडी ले जाते हैं। तो बच्चे से पूछा गया, बेटा आपने क्लास क्यों नहीं अटेंड की? वो कहता कि मैडम मेरे पास एक ही स्मार्टफोन है जो पापा ले जाते हैं, वो पापा शाम को थकार कर आते तब मुझे वो फोन मिलता है, तो मैं कैसे अटेंड करूंगा? तो ऐसे बच्चों को या तो सरकार कोई टैबलेट अवेलेबल कराए, कोई लैपटॉप कराए या कोई फोन कराए। जब तक सर इन लोगों के पास ऑनलाइन माध्यम नहीं होगा पढ़ने का, तब तक ये नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमको इस चीज में करना चाहिए कि ऐसे कौन से बच्चे जिनके पास टैबलेट नहीं है, तो ऐसा कुछ लिस्ट बनाई जाए सरकार। खैर ये हमारा वो भी नहीं भी है हमारी फील्ड, ये जो वहाँ की सरकारें हैं उनको सोचना है। और तो जब तक मुझे लगता है कि सर गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स होते हैं कि उसमें से छोटा सा हिस्सा अगर हमारे कुछ गांव के बच्चों के लिए निकाल दिया जाए, एटलीस्ट कुछ लैपटॉप, छोटे लैपटॉप से टैबलेट कुछ भी दे दिया जाए, तो एटलीस्ट हमारे जैसे टीचर्स अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उनको जाकर के दे सकते हैं। और ऐसा कुछ लैपटॉप टैबलेट हो जिसके अंदर ना सिर्फ टीचिंग का मटेरियल हो, ऐसा कुछ टीचिंग का मटेरियल हो, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि भाई बच्चे उसका गलत यूज करें, मिसयूज करें, मिसयूज नहीं करना कि व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं बच्चे, तो ये भी आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम है। तो हमको सरकार को ये भी सोचना है कि भाई अगर हम टैबलेट दे रहे हैं, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर रखें कि हम उसमें टीचिंग का ही मटेरियल रखें, ना बच्चा उसमें यूट्यूब खोल पाए, केवल गूगल खोल पाए विद रिस्ट्रिक्शन, है ना? कि मतलब ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए ताकि बच्चे बिगड़े भी ना। तो सेशन को खत्म करने से पहले सर आज का आखिरी सवाल, मैं जितना आपको जानता हूँ कि आपको गाने का, सॉन्ग्स का और मूवीज का भी बड़ा शौक है, तो कोई ऐसी मूवी का कोई अच्छा मतलब कोई कॉमेडी सीन जो आपको हमेशा से मतलब गुदगुदाता हो, आपको उसको देख करके सारी थकान मिट जाती हो? सर मुझे पता था आप ये सवाल पूछोगे। सर मूवीज का तो नहीं, देखिए ऐसे तो बहुत मूवीज आई है। कॉमेडी सीन की बात कर रहे हैं आप? मतलब कोई भी जैसे कॉमेडी सीन या कोई भी जैसे मैं आपको इसलिए क्योंकि मुझे भी मूवीज कॉमेडी सीन्स देखना बड़ा पसंद है, कॉमेडी मूवीज देखना, हॉरर मूवीज बड़ी पसंद है, तो कोई ऐसा मतलब कॉमेडी सीन या ऐसा कुछ आपको याद आता हो जिसको देख रहे हो हमेशा मन में मुस्कुराते हो? मुन्ना भाई एमबीबीएस तो आप जानती होंगे। जी हाँ, अरे क्या एवरग्रीन, क्या मूवी है, बढ़िया। तो उसके ही सीन आप देखें, जब बाबूजी आते हैं तो किस तरह से जो फर्स्ट सीन है उसका बहुत बढ़िया सीन है सर। तो वो हाफ लगता है, लगता है, कहता कि बाद में चला रहा, कहता कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो भाई, उनको शर्मा जी को देखो कितनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं। तो वही एक सीन है। और किस तरह से ना, मतलब मैं संजय दत्त का मेरा फेवरेट एक्टर नहीं था संजय दत्त, लेकिन मुन्ना भाई देखने के बाद मेरा वो फेवरेट एक्टर बन गया। बहुत मतलब मुन्ना भाई, मतलब जो पार्ट 1 थी सर, दैट मूवी इज वन ऑफ द मतलब बेस्ट मूवी इन माय लिस्ट आल्सो। किस तरह से वो एक घर को हॉस्पिटल बनाते हैं, तो वो जो सीन है पहले ही सीन, तो बड़ा अमेजिंग है सर, हंसी बड़ी आती है। और किस तरह से
वो जो एक चोर को पकड़ के लाते हैं और कैसे बोलते हैं भैया उसे कट बॉडी चाहिए, बॉडी चाहिए, बॉडी। तो बहुत ही मतलब ये सब चीजें अच्छी लगती हैं और ऐसी बड़ी मूवी है सर, इतना ही है, बाकी मूवीज में बहुत थोड़ा कम ही देखता हूँ सर। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके सर। और आप मतलब इस महामंथन के फाउंडर भी हो, तो मतलब आज हमारी एक शुरुआत हो चुकी है। और कहते हैं ना कि अगर कोई चीज शुरुआत इतनी जबरदस्त हुई है तो हमारा, आप सोचिए कि ये मंथन कहाँ तक पहुंचेगा। और हम दोनों की दिल से तमन्ना है कि ये हमारा महामंथन एक बहुत बड़ा रूप, और हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, जो भी वो बहुत सारी चीजें जो मैसेज देना चाहते हैं, अगर हम कुछ मिल करके करना चाहते हैं तो उसमें हम आगे जरूर बढ़ेंगे। सौरभ सर, ये आपने जो स्टार्ट किया है, बिलीव मी, ये मुझे इतना अच्छा लगा है। ये परमात्मा की प्रेरणा हुई है सर आपको, कि जैसे डॉक्टर्स लोग आपस में वेबिनार करते रहते हैं, आपस में एक तरह से कुछ करते, तो हमने भी, आपने बहुत अच्छा शुरुआत की है। और ये पता नहीं हमने ये पहले क्यों नहीं किया, और कहते देर आए दुरुस्त आए, तो हमने ये किया है सर। आपका ही आइडिया रहा, और डेफिनेटली सर हमें कामयाबी जरूर मिलेगी इसके अंदर। और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इसके अंदर, और एक टाइम पे परमात्मा की कृपा, क्या पता सर आने वाले टाइम में बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी मोदी जी भी हमारे इंटरव्यू में आए। और कहते हैं सर, देखते हैं भगवान ने क्या डिसाइड कर रखा है। बट शुरुआत मुझे हमेशा अपनी मतलब एक कॉन्फिडेंस पे, अपने विल पावर पे हमेशा भरोसा रहा है। और ये हमेशा मैं जानता हूँ कि गॉड इज ऑलवेज विद मी, माय वेल विशर्स आर ऑलवेज विद मी। तो हमारा बायो का मतलब एक तरह से मैथ्स का जो हमारा डिस्कशन आज हुआ, हमारा ये महामंथन बहुत आगे तक जाएगा। बहुत अच्छा लगा गगन सर आपकी कुछ एक्सपीरियंस को सुन करके। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को, आपकी सारी विजडम जो आपके अंदर भरा हुआ है, बहुत अच्छा लगा सर। और इसी तरह आगे बढ़ना है सर। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं सर। हमारे साथ हमारे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, आपको तो पता ही है। आज हमारे पहले दिन में बहुत सारे ऑलरेडी मेंबर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो अपने सेशन के लिए ऑलरेडी मतलब कह रहे हैं कि हमारा सेशन कब प्लान करोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे गवर्नमेंट्स के लिए, हमारे मतलब जितने भी कोलीग्स हैं, उन सबको बहुत मोटिवेट करेंगे, और कुछ ना कुछ हम जरूर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट गगन सर फॉर दिस सेशन, फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर।